गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रीशियन और फिटर प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस विषय का अध्याय 11 बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। इस अध्याय का एक लेक्चर अर्थात एक वीडियो क्लास अपलोड की जा चुकी है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कुछ विशेष टर्म आपको बताए जा रहे थे, जैसे कि विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, आवेश क्या होता है, धारा क्या होती है, ये सब बताया गया था। आज हम उसके आगे शुरू करते हैं। तो हमारा हेडिंग है ओम। तो देखिए ओम होता क्या है, यह प्रतिरोध का मात्रक होता है। आपको पता है कि जैसे अगर आप एक बल्ब जलाते हैं, अगर एसी सप्लाई से एक बल्ब जलाते हैं तो बल्ब में क्या होता है, प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध करता क्या है, धारा का विरोध करता है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो आज हमारा ये क्लियर हो गया कि ओम क्या होता है। तो जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनके मात्रक को हम क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। अगला हमारा जो हेडिंग है विद्युतीय पदार्थ। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक मटेरियल कौन कौन से हैं। तो इसमें ये देखिए, हमें जो है सभी पदार्थों के संरचना के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इसमें प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये आपको पता है कि कोई भी पदार्थ है वो विभाजित हो सकता है, इसका मतलब कोई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें अणु कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें अणु कहते हैं। पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने से छोटे छोटे कणों परमाणुओं में बना होता है। हमने आपको ये बताया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अणु कहते हैं। अणु को भी और छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिनको परमाणु कहते हैं। अब देखिएगा, परमाणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ, तत्वों तथा एक से अधिक प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन जो गैस है, ये एक ही प्रकार के परमाणु से बनी है, मतलब कि हाइड्रोजन गैस में सभी जो छोटे छोटे तत्व होंगे वो क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्या तत्व है। लेकिन जब बात की जाए H2O की, जल की, तो H2O एक यौगिक है। क्यों? क्योंकि इसमें दो प्रकार के परमाणु संयोग करके बने हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। H2O का यही सूत्र होता है। तो हमने आपको यहाँ पे तत्व और यौगिक का भी मतलब समझा दिया। अब जैसे आयरन की बात कर लेते हैं, तो आयरन में भी जो प्रत्येक जो कण होगा वो आयरन से मिलकर के बना है, तो इसका मतलब आयरन भी क्या है, एक तत्व है। जैसे कॉपर भी क्या है, एक तत्व है, क्योंकि वो कॉपर के ही एलिमेंट से मिलकर बना है, कॉपर के परमाणु से मिलकर बना है। जैसे एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम भी क्या है, एक तत्व है। अब यह है कि परमाणु भी सूक्ष्मतम कण नहीं है, यह भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नामक अति सूक्ष्म कणों से बना होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में अवस्थित रहते हैं, अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है नाभिक में, परमाणु के नाभिक में अवस्थित रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और आपको जब धारा की परिभाषा बताई गई थी, तो धारा में ये बताया गया था कि प्रति एकांक समय में जो आवेश का फ्लो होता है उसी को हम धारा बोलते हैं। तो अगर एक सेकेंड में जो धारा फ्लो करती है उसको 1 एम्पियर कहा जाता था, जितने चार्ज फ्लो करते हैं। और जो इसमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और ऋणावेश होता है, तथा प्रोटॉन पे इतना ही धनावेश उपस्थित रहता है। अब आगे का जो हमारा टॉपिक है कि चालक। जिन पदार्थों में से विद्युत वाहक के प्रभाव से विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित हो जाती है वो चालक कहलाते हैं। जैसे कि सोना से अगर आप चाहेंगे तो सोने का तार बना करके उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हैं। जैसे आपके घर में जो तार होते हैं वो कॉपर के होते हैं, या आपने देखा होगा कि क्योंकि वो तार ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके। तो चालक किसको कहते हैं, तो उन्हीं तारों को चालक कहते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके। अगर आप उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि
लकड़ी का तार बनाएंगे तो उससे तो आपका जो है विद्युत फ्लो नहीं करेगा। जैसे लेड का बनाएंगे तो उससे भी विद्युत फ्लो नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएंगे, कुचालक हो जाएंगे। चालक का मतलब क्या है, जिनसे धारा फ्लो कर सकती है उनको हम चालक बोलते हैं। और चालक कौन कौन से पदार्थ हैं, जैसे सोना भी चालक है, लेकिन सोने का तार इसलिए नहीं बनाया जाता है, या इलेक्ट्रिसिटी में ये तार के रूप में इसलिए नहीं प्रयोग किया जाता है क्योंकि बहुत ही कास्टली होता है। और सबसे बढ़िया जो कंडक्टर होता है वह चांदी होता है, लेकिन चांदी भी महंगा भी है, और दूसरी बात यह है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। तांबा तार के रूप में प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम भी प्रयोग किया जाता है, लोहा कार्बन भी चालक के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है अर्धचालक। तो मध्यम या अल्प संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वाले विद्युतीय पदार्थ, मध्यम या अल्प संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या वाले विद्युतीय पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं। इनमें विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता जो होती है मध्यम होती है। इनकी प्रतिरोधकता तापक्रम वृद्धि से शीघ्रता से घट जाती है तथा इनमें कुछ अन्य पदार्थों को अशुद्धि के रूप में मिला देने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है, जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी, सल्फर, फास्फोरस, ये सब क्या है, अर्धचालक पदार्थ हैं। अर्धचालक अर्थात इनका जो प्रयोग होता है, इनको हम सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि जो है इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में इनका इस्तेमाल होता है। और ये अर्धचालक कौन कौन से पदार्थ हैं, इनके नाम आपको याद रखना महत्वपूर्ण है। ये अर्धचालक के जो मुख्य पॉइंट हैं वो हैं कि कौन कौन से अर्धचालक हैं, तो आपको इनकी पहचान आनी चाहिए। आर्सेनिक, एंटीमनी, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है, अर्धचालक हैं। अर्धचालक में होता क्या है कि इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संख्या कम होती है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। इनमें विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता थोड़ी मतलब कम होती है। इनकी प्रतिरोधकता जो है तापक्रम की वृद्धि से शीघ्रता से घट जाती है। मतलब इनका जो प्रतिरोध होता है, अगर तापमान बढ़ाया जाता है तो इनका प्रतिरोध घट जाता है तथा इसमें कुछ अन्य पदार्थों को अशुद्धि के रूप में मिला देने पर इसकी चालकता भी बढ़ जाती है। तो चालक और अर्धचालक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको समझ में आना चाहिए कि चालक क्या होता है। तो चालक की तो परिभाषा बहुत ही आसान है कि जिसमें से सुगमता से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके वो चालक कहलाते हैं। और चालक का उदाहरण आप देखते होंगे, जो आपके दैनिक जीवन में आप तार इस्तेमाल करते हैं बिजली के लिए, तो वो क्या हो गए, चालक हो गए। तो आप जो तार बिजली के रूप में इस्तेमाल होते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस पदार्थ के हैं। हो सकता है वो तांबे का होगा, हो सकता है वो एल्युमिनियम का होगा। तो अर्थात कि वे जो पदार्थ हैं वो कैसे हैं, चालक हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो कुचालक होते हैं, जैसे लकड़ी, आप इसमें ऊष्मा प्रवाहित नहीं होगी, जैसे कि आपका लेड, उसमें भी आपका जो है करंट नहीं फ्लो होगी। अर्धचालक क्या होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, वे अर्धचालक कहलाते हैं। और इनमें विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता बहुत कम होती है। इनकी प्रतिरोधकता, इनके जो अर्धचालक होते हैं, इनकी प्रतिरोधकता तापक्रम वृद्धि से शीघ्रता से घट जाती है तथा इनमें कुछ अन्य पदार्थों को अशुद्धि के रूप में मिला देने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। और इनके जो टाइप थे, कौन कौन से अर्धचालक थे, तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अर्धचालक आपकी परीक्षा में जो पूछा जा सकता है कि अर्धचालक कौन कौन से पदार्थ हैं, तो आपको इनके नाम पता होना चाहिए। आर्सेनिक, एंटीमनी, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि अर्धचालक पदार्थ हैं। वैसे भी आपको अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को आपको याद होगा कि जब मैं आपको मटेरियल साइंस पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको धातु अधातु एक चैप्टर पढ़ाया था, मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल में आपको बताया गया था कि जितने भी मेटल होते हैं वो लगभग इलेक्ट्रिसिटी उनमें फ़्लो करती है, और जितने भी नॉन मेटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं करती है। तो ऐसे पदार्थ जो धातु हैं उनमें विद्युत को बहाने की शक्ति होती है, लेकिन जो अधातु होते हैं उनमें विद्युत को बहाने की शक्ति नहीं होती है। और धातुओं के नाम भी मैंने आपको बताया था कौन कौन से धातु होते हैं, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, आयरन, ये सब नाम आपको बताए गए थे। तो इनमें क्या होता है, करंट फ्लो करता है। लेकिन कुछ ऐसे इसमें ऐसे भी उदाहरण थे, कुछ एक धातु ऐसे भी थे जिसमें से करंट फ्लो नहीं करता, जैसे लेड, तो उसमें से आपका जो है करंट फ्लो नहीं करता है। और कुछ अधातु भी ऐसे थे जिसमें से करंट फ्लो भी होता था, जैसे कि आपका ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का क्या है, अपर रूप है। तो हमने आपको चालक बता दिया, अर्धचालक बता दिया। अब हमारा जो अगला है अचालक, जिसको हम इंसुलेटर बोलते हैं।
तो जिन पदार्थों में से विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित नहीं होती है वे अचालक अथवा विद्युत रोधी कहलाते हैं। इनके अंतर्गत मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 के बराबर होती है, जैसे अभ्रक, रबर, कागज, चीनी, मिट्टी, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, पीवीसी, बैकलाइट, पोर्सिलीन, कपड़ा इत्यादि। जिन पदार्थों में से विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित नहीं होती है वे अचालक कहलाते हैं, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनमें से करंट फ्लो नहीं होती है उनको अचालक कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। जैसे आपने घर में जो बिजली के तार होते हैं उस पर देखा होगा कि एक पीवीसी, जिसको हम पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, पीवीसी टाइप का तार होता है, तो उस तार को आप छुएंगे तो भी आपको करंट नहीं मारेगा, क्योंकि बीच में जो तार होता है जिससे करंट फ्लो करते हैं उसके ऊपर हम इंसुलेटर चढ़ा देते हैं, जिसको हम पीवीसी बोलते हैं। और प्लास्टिक में भी करंट नहीं फ्लो करता है, अभ्रक में भी फ्लो नहीं करता है। अभ्रक का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? माइका का प्रेस वगैरह में होता है, हीटर में होता है, क्योंकि आप हीटर में देखते हैं तो जो जहाँ पे कॉयल लपेटा गया होता है उसके बीच में जो होता है वो माइका ही होता है, अभ्रक। कपड़े में भी करंट फ्लो नहीं होता, तो ये भी क्या हो गया? अचालक हो गया। इनका उपयोग चालक तारों को प्राणियों के संपर्क से पृथक रखने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्युतीय मशीन में चालक तारों को मशीन बॉडी से पृथक रखने के लिए भी इनका प्रयोग होता है। अब अगला जो हमारा हेडिंग है, विद्युतीय परिपथ। विद्युतीय अनुप्रयोगों के अनुसार आवश्यक अवयवों के साथ उचित संयोजन के उपरांत प्राप्त होने वाले परिपथ को विद्युतीय परिपथ कहलाते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। तो इसमें ये बताया गया कि विद्युत अनुप्रयोगों के अनुसार आवश्यक अवयवों के साथ उचित संयोजन के उपरांत प्राप्त होने वाले परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब अगला हेडिंग है प्रतिरोध। जैसे आपको शुरुआत में ही जब हम आपको ओम बता रहे थे तो हमने बताया था कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो यहाँ पे टॉपिक आ गया प्रतिरोध। तो देखिए जितने भी पदार्थ होते हैं उनमें प्रतिरोध होता है, अर्थात तो वो इलेक्ट्रिसिटी का अपोज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का विरोध करते हैं। ये उनका एक स्वाभाविक गुण है, जिसके कारण वो अपने आप में होने वाले विद्युत धारा का प्रवाह का विरोध करते हैं। तो सीधी सी प्रतिरोध की बात यह है कि जितने भी पदार्थ हैं, जिसको हम चालक भी कहते हैं, ऐसा नहीं कि चालक में करंट बहुत आसानी से फ्लो कर जाती है, करंट फ्लो करती है लेकिन वो भी प्रतिरोध करते हैं, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का वो भी विरोध करते हैं। तो हर एक चीज़ का रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, उसकी एक मात्रा होती है कि कोई भी पदार्थ है वो कितना प्रतिरोध करता है। तो जो भी पदार्थ है वो अगर कम प्रतिरोध करता है इसका मतलब वो अच्छा चालक है। अगर कोई पदार्थ है जो बहुत ज़्यादा प्रतिरोध करता है, मतलब बहुत ज़्यादा विरोध करता है, अर्थात अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को नहीं फ्लो करने देता है, तो वो क्या हो जाता है? कुचालक हो जाता है। तो यहाँ पे प्रतिरोध का मतलब यही है कि प्रत्येक पदार्थों का एक स्वाभाविक गुण है जिसके कारण वो अपने में से होने वाले विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं। और प्रतिरोध का प्रतीक जो होता है इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक ओम होता है। और प्रतिरोध का विलोम अर्थात प्रतिरोध का जो उल्टा होता है उसको हम चालकता कहते हैं। और इसका जो प्रतीक होता है G होता है तथा मात्रक साइमन होता है। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, जब आपने प्रतिरोध अच्छे तरीके से समझ लिया तो अब ये है कि प्रतिरोध के मान का अंकन कैसे होगा। किसी भी पदार्थ पे उसका प्रतिरोध कितना है उसके मान का अंकन कैसे होगा। तो देखिए बड़े आकार वाले प्रतिरोध का मान तथा उनकी वोल्टेज अंकों एवं अक्षरों के द्वारा उनकी बॉडी पर अंकित कर दी जाती है। लघु आकार वाले कार्बन प्रतिरोधकों का मानांकन विभिन्न रंगों की पट्टियों या बिंदियों के द्वारा किया जाता है, जिससे कि उनका मान सुविधापूर्वक पढ़ा जा सके। मान अंकन करने की दो विधियां निम्नलिखित है। पहला विधि है बैंड टाइप। तो इस विधि में प्रतिरोधक की जो रजिस्टर होता है कि बॉडी पर एक किनारे से प्रारंभ करके थोड़ी थोड़ी दूर पर विभिन्न रंगों की 4 पट्टियां अंकित कर दी जाती हैं।
ध्यान से समझिएगा कि बैंड टाइप क्या होता है कि इसमें जो भी प्रतिरोधक है, जो भी रजिस्टर है, उसके बॉडी पर एक किनारे से प्रारंभ करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर विभिन्न रंगों की 4 पट्टियाँ अंकित कर दी जाती हैं। इनमें पहली पट्टी का रंग प्रतिरोध के मान के पहले अंक को तथा दूसरी पट्टी का रंग दूसरे अंक को और तीसरी पट्टी का रंग उसके गुणक को तथा चौथी पट्टी का रंग प्रतिशत सहन सीमा को दर्शाता है। जैसे पहली, अगर मान लीजिए कि 12 ओम का प्रतिरोध है या 12,000 या 12 किलो ओम का है, तो 12 किलो ओम का मतलब 12 गुणे 1000। तो अगर जो पहली पट्टी है तो वो 1 को बताएगी, दूसरी पट्टी, पहली पट्टी का जो रंग होगा वो प्रतिरोध के पहले अंक अर्थात 1 को बताएगी, और जो दूसरी पट्टी का रंग है वो प्रतिरोध के दूसरे अंक अर्थात 2 को बताएगी, और तीसरी जो पट्टी है वो गुणक अर्थात जो 1000 है 10 के पावर 3 उसको बताएगी, और चौथी पट्टी जो है वो प्रतिशत सहन सीमा को दर्शाता है। तो इस प्रकार से बैंड टाइप जो प्रतिरोध का होता है वो दर्शाया जाता है। अगला हमारा है बॉडी टाइप। इस विधि में प्रतिरोध की पूरी बॉडी को एक रंग से रंगा जाता है, जब दूसरे रंग से एक सिरे को रंगा जाता है और भिन्न रंगों को एक वृत्ताकार तथा आयताकार बिंदियाँ अंकित की जाती हैं। प्रतिरोधक की बॉडी का रंग प्रतिरोध के मान के पहले अंक को, सिरे का रंग दूसरे अंक को, और गोल बिंदु का रंग गुणक को तथा आयताकार बिंदी का रंग प्रतिशत सहन सीमा को दर्शाता है। तो ये प्रतिरोध, इस विधि में हमने आपको ये बताया कि जो बॉडी टाइप होता है, इस विधि में प्रतिरोधक की पूरी बॉडी को एक रंग से रंगा जाता है, जबकि दूसरे रंग से एक सिरे को रंगा जाता है, और भिन्न रंगों की एक वृत्ताकार तथा एक आयताकार बिंदियाँ अंकित कर दी जाती हैं। ये तरीका रहा बॉडी टाइप प्रतिरोधक बनाने का, मतलब अंकित करने का। और प्रतिरोधक की बॉडी का जो रंग होता है वो प्रतिरोध के मान के पहले अंक को दर्शाती है, दूसरे और सिरे का जो रंग होता है वो प्रतिरोध के दूसरे अंक को दर्शाता है, गोल बिंदु का रंग गुणक को दर्शाता है तथा आयताकार बिंदी का रंग प्रतिशत सहन सीमा को दर्शाता है। तो ये हो गया प्रतिरोध को कैसे अंकित करते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है कि प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है, मतलब उनको कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए, प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है 2 प्रकार से होता है, एक होता है सीरीज संयोजन, एक होता है समांतर संयोजन। ये हम आपको कल के वीडियो क्लास में बताएंगे विस्तार से। उसके बाद इन पे जो है अगर न्यूमेरिकल होगा, मतलब प्रश्न होंगे, तो वो भी हल करके दिखाया जाएगा। तो आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।